आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी की लिखी पुस्तक लोक व्यवहार, दिनेश सोनी की आवाज में। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल में रखा हुआ था। यह हॉल फोर्ड थिएटर के सामने था, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी। लिंकन का लंबा शरीर एक बिस्तर पर रखा था, जो उनके शरीर के हिसाब से काफी छोटा था। रोजा बानहर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी हुई थी और एक गैस बत्ती पीली रोशनी फेंक रही थी। लिंकन के पार्थिव शरीर के सामने खड़े रक्षा मंत्री स्टैटन ने कहा, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब दुनिया में नहीं रहा। लिंकन लोगों का दिल कैसे जीत लेते थे? उनकी सफलता का राज क्या था? मैंने 10 साल तक लिंकन की बहुत सी जीवनियां पढ़ी है और एक पुस्तक लिंकन द अननोन लिखने में पूरे 3 साल लगाए हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने लिंकन के व्यक्तित्व और उनके घरेलू जीवन का जितना विस्तृत अध्ययन किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने की लिंकन की कला का भी विशेष अध्ययन किया है। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हां। इंडियाना की पिजन क्रीक वैली में अपनी जवानी के दिनों में वे न सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का माखौल उड़ाते हुए भी छपवाते थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर जलती रही। जब लिंकन इलिनॉय में वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे, तब भी वे खुलेआम अपने विरोधियों पर आक्रमण करते हुए पत्र लिखते थे और उन्हें अखबारों में छपवाते थे। परंतु एक बार बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। 1842 में लिंकन ने एक गुमनाम पत्र के माध्यम से यह व्यंग भेजा, जो स्प्रिंगफील्ड जर्नल में छपा। पूरा शहर शील्ड पर हंस रहा था। संवेदनशील और दंभीशील्ड आग बबूला हो गया। उसने पता लगा लिया कि पत्र किसने लिखा था। वह अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने लिंकन को ढूंढकर उसके सामने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। लिंकन द्वंद्व युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास बिना सम्मान खोए इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। उन्हें हथियारों का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें लंबी थी, इसलिए उन्होंने तलवारबाजी को चुना। उन्होंने एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था, उस दिन वे और शील्ड मिसिसिपी नदी के किनारे मिले। उनमें से एक की मृत्यु तय थी, परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। लिंकन के जीवन की यह सबसे विकट घटना थी। इसने लोगों के साथ व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का माखौल नहीं उड़ाया। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमैक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल नियुक्त करते रहे और हर जनरल मैक्लेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानतें भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। जब मिसेस लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे, तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो। अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते।
परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति लिंकन थे। हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमेक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है जिसे पार कर पाना संभव नहीं है और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। यह ईश्वर की कृपा से मिला एक सुनहरा मौका था ली की सेना को हराने का अवसर, जिससे युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसीलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करें, बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेश वाहक को मीड के पास में भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका। उसने टालम टोल की। उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गए। लिंकन गुस्से में पागल हो गए। इसका मतलब क्या है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका मतलब क्या है? हे भगवान, इसका क्या मतलब है? इतना सुनहरा मौका था, दुश्मन हमारी गिरफ्त में था, हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था, फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैं खुद उसे अपने हाथों से कई कोड़े लगाए होते। मैंने खुद अपने हाथों से कई कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछली सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मिड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मिड को यह पत्र कभी मिला ही नहीं। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाजा है, और यह सिर्फ अंदाजा है, कि पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा, खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मिड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मिड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती,
तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मिड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मिड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वो मेरी आलोचना करेगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे ये जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेमानी होती है, उनसे उनका कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना देना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतजाम कर दूं। एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापें और प्रूफ रीडर से कहें कि वह अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे। इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूं, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध विद्यार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हां, और कम खतरनाक भी।